चलिए, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, चलें बाकी स्टूडेंट आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। जी, आप में से किन स्टूडेंट्स ने लैब एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश की है? एक्सपेरिमेंट और 3 लैब टास्क जो शेयर किया था किसी स्टूडेंट ने, उसको करने की कोशिश की है? लैब नंबर 2 और 3 जो वर्ड फाइल मैंने शेयर की, किसी स्टूडेंट ने कुछ अटेम्प्ट ये किया? सर की थी, ट्राई किया था। अच्छा, तो किस तरह रहा आपका एक्सपीरियंस, कोई बता सकते हैं? सर जो सेकंड एक्सरसाइज थी वो तो सही था, जिसमें हमने पॉलीगॉन्स और वो ड्रॉ करनी थी, लाइन रोड्स के लिए जी शेप फाइल्स ड्रॉ जी करनी थी। जी जी और सर जो थर्ड प्रैक्टिकल था उसमें भी मतलब जो आपने कहा था, जिसमें मैनुअल में लिखा हुआ था कि एरिया फाइंड करने के लिए, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई फाइंड करने के लिए मतलब फॉर्मूला कैसे पुट करते हैं उसके अंदर, जी जी एट्रीब्यूट डाटा के अंदर। सर वो जी भी ट्राई किया था, उसके अंदर ऑलरेडी पहले से भी मतलब वो जो चीज़ें एक्सरसाइज में लिखी थी वो डाटा में पहले से इंक्लूड थी। ठीक हो गया। पर एक मतलब आइडिया हो गया कि किस तरह पुट करते हैं उसके अंदर, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स किस तरह फाइंड करते हैं, अगर हमने मतलब मेल्स कितने फीमेल्स कितने हैं वो सेपरेट किस तरह करने हैं, ठीक 50 हो अबव गया। कितने और 50 लेस कितने, और वो चीज़ें देखनी थी सर। सही, मतलब आपका इट मीन अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आपने यस सर, कुछ, ठीक। चले गुड हो गया। और कोई स्टूडेंट जिसने अटेम्प्ट की हो? किसी और स्टूडेंट ने कोशिश की हो? जी सर, मैंने भी किया था। जी, तो थोड़ा शेयर करें, बताएं।
सर बाकी तो ठीक था, बस उसमें जो एक्सपेरिमेंट 2 था उसमें ये इशू आ रहा था कि अगर हम शेप फाइल पहले बनाते हैं और डेटा बाद में ऐड करते हैं तो मैप शो नहीं होता था, ये इशू आ रहा था। तो फिर इस तरह किया था कि पहले मैप को ऐड किया था, फिर शेप फाइल बना के उसको वो किया था, तो फिर हो गया था। ठीक ठीक हो गया। और और थर्ड पिक्चर मैंने की हुई है, अगर आप कहते हैं तो मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। जी जी, शेयर करें, बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। एक मिनट। जी। सर हमारी सारी लैब्स वैसे ऐसी होंगी, ये बेसिक बेसिक वाली? अभी तो ये स्टार्ट है, आगे थोड़ा तकरीबन 3-4 टास्क हैं जो मुश्किल हो, मतलब आपको थोड़ा टाइम लगेगा उनमें, वो मुश्किल होंगी, क्योंकि ये स्टार्ट है। तो जी इसमें सर। कुछ स्टूडेंट हैं थोड़ा बहुत शायद पीछे को कोर्स लिया हो, अक्सर को अवेयरनेस नहीं है, तो हमने क्लास को साथ लेके चलना है, इसीलिए आसान से हम मुश्किल की तरफ जाएंगे। सर ये लैब 2 की थी इसमें। ठीक हो गया। अच्छा। सर मैंने नस्ट का ही वो लिया था। ठीक हो गया, लैब 2 में आपने नस्ट की इमेज डाउनलोड कर ली थी उससे? जी सर। सर ये नस्ट का है। ठीक हो गया, तो क्लास को शेयर कर सकते हैं कि एक दफ़ा, ताकि सबका जो है वो रिवाइज हो कि आपने किस तरह से इसको डाउनलोड किया, उसी सॉफ्टवेयर सर से? जी। जिस सर टेरा उससे किया है, टेरा इनकॉग्निटा। सर ठीक मैं है। शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। जी। प्रैक्टिकल टू। सर इसका एक ही इशू है कि ये दोबारा दोबारा फाइल्स डाउनलोड करता है हर बार, इसलिए ज़रा थोड़ा डिले टाइम। हो जाता है सर। वैसे मैंने ऐसे किया था कि ये जो मैप सोर्स का है ना, वैसे सर अगर हम इसको एज ए गूगल सैटेलाइट मैप लेते हैं ना, तो ये नेम शो नहीं करता, जस्ट मैप को शो करता है। तो मैंने ऐसे किया था कि पहले गूगल स्ट्रीट मैप यूज़ कर लिया था, तो नस्ट पे चला गया था, इसमें ये नेम शो करता है सारे। तो ठीक हो। उसमें जाकर जब मैंने नस्ट का वो अपना एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने इस ऑप्शन को चेंज करके गूगल सैटेलाइट मैप कर दिया, तो वो नेम वही एरिया का उसने ना जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ था उसका गूगल सैटेलाइट मैप शो कर दिया। तो वहाँ से मैंने फिर उसका डाटा डाउनलोड कर लिया। आपने नस्ट को सर्च किया इसमें, या नस्ट बाय डिफ़ॉल्ट? सर सर्च वैसे मैंने सर वैसे कोऑर्डिनेट से भी हो जाता है गूगल मैप से, अगर आप कोऑर्डिनेट्स उसके उठा के उसको यहाँ से गो टू जीपीएस पोजीशन करके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पुट करें तो उससे भी हो जाता है अपन। ठीक हो गया, मतलब इसी जगह आपने नस्ट के जो है कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, जी सर। और उससे नस्ट की इमेज आ गई। जी सर। और वैसे अगर हम सिंपल मैप से यहाँ से अपना ये जैसे पाकिस्तान आ गया, जी जी। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ये फैसलाबाद, ये इस्लामाबाद। ठीक हो गया, इससे आप इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेंगे। जी सर। अब ये हमारे सेक्टर्स आ गए हैं, यहाँ से हम H13 में जाएंगे और वहाँ से हम नस्ट को वो कर लेंगे। H13।
आपका सिस्टम i7 है या i5 है, कौन सा है? सर i7 है। i7 है, ठीक हो जी गया। इसी वजह से आपके पास ये इशू नहीं कर रहा। और HP है या डेल है? सर HP। HP। सर जैसे ये है इस्लामिक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, अगर हम जी इसको जी। सेलेक्ट करके इसका लेते हैं तो इसको सर बाद में यहाँ से मैप सोर्स चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया। ये सर यहाँ से सिलेक्ट हुआ है, बस हम यहाँ से अपना वो डाउनलोड कर लेंगे डाटा। ठीक हो गया, इससे आप इमेज डाउनलोड कर लेंगे। जी सर, यहाँ से आर्क मैप वाला, व्यू मैप वाला डाटा डाउनलोड करके उसको बाद में वहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसी फॉर्मेट में आप जी डाउनलोड सर। कर लेंगे और आगे आपने फिर इसको प्रोसेस किया। गुड, आपने बड़ी अच्छी एफर्ट की है और टाइम आपने लगाया है, और आप सबके सामने है कि आप बेहतरीन अंदाज में उसको यूज़ कर पा रहे हैं। और इन फ्यूचर अपनी रिसर्च में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी भी लोकेशन की इमेज इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सीलेंट, आपने लैब का जो गोल था वो अचीव किया है और बेहतरीन एफर्ट है। और किसी स्टूडेंट ने कोई एफर्ट की हो इसी तरह की? सर वो इमेज डाउनलोड हो जाती है, फिर आगे से शेप फाइल्स नहीं उसमें बननी, वो कहता है कि स्पेशल रेफरेंस इज नॉट इन फ्रेम, ये आता है फिर ना। अच्छा, इसका किसी स्टूडेंट ने कोई कोशिश की हो और जवाब दे पाए? कार आप बताएंगे कि ये इशू किस लिए आया है इनको? सर अगर ये अपने मीन्स के वो शेयर करें साथ, तो फिर तो हम देख सकते हैं क्या इशू था, फिर उसको बता सकते हैं। ऐसे सर समझ नहीं आ रहा क्या इशू बता रहे हैं, या ठीक हो गया। स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ शेयर करते हो। जी, जहाँ तक मुझे समझ आ सर रही वो है कि जी। शेप जी फाइल्स सलमान। बनाने लगती है ना, तो स्पेशल रेफरेंस का एक एरर्स आता है, और फिर वो मैप भी नीचे से ना गायब हो जाता है, तो ना कोई हाँ सर, वो मैप पॉलीलाइन वाला वाला। मैंने अभी बताया था ना कि वो जब हम पहले शेप फाइल बनाकर मैप को बाद में ऐड करें ना, तो वो सर इशू करता है। लेकिन अगर मैप को पहले ऐड करके शेप फाइल बाद में बनाए, फिर इशू नहीं करता। वो स्टेप्स जैसे फाइल में लिखे हुए हैं वैसे परफॉर्म करें तो वो इशू करता है, मैप गायब हो जाता है। ठीक हो गया। तो इसमें ज़रा दोबारा बताइएगा कि किस तरह वो आ रहा है, इशू क्या आ रहा है? सर वो टेरा इनकॉग्निटो वाली इमेज करें ना, इंपोर्ट उसमें आर्क मैप में, जी तो जी जी जी। बाद में जब शेप फाइल्स बनाने लगती है ना, तो एडिटर मोड में पॉलीलाइन वाला ऑप्शन ऑन नहीं होता, वो ऑफ ही रहता है, लॉक रहता है ना। तो अच्छा, अगर एक लॉक हो भी जाए तो, अनलॉक हो जाए तो वो नीचे से इमेज गायब हो जाती है, वो एडिटिंग करते हुए ना। ठीक हो गया। तो अगर तो कोई आपका जैसे पॉलीगॉन है या कोई और ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा, तो उसको आप एक्टिव कर सकते हैं। और उसके अलावा जो मुझे समझ आ रही है इसका ये है कि आपका स्पेशल रेफरेंस का इशू हो सकता है। कार आप बता रहे थे कि आपने इसको किस तरह से एड्रेस किया, किस तरह से मतलब इस इशू को आपने सॉल्व किया? सर मेरे पास डेटा पड़ा है, मैं अभी शो करवाता हूँ, एक मिनट। जी जी।
सर उसमें ये है कि हम पहले इसको यहाँ से डाटा ऐड कर लें, उसके बाद हम उसकी शेप फाइल्स बनाते हैं, तो फिर वो मैप गायब नहीं होता और ना ही वो इशू आता है हमें। सर अभी तो डाटा ही नहीं ऐड हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। इस तरह होता है, कोई मसला नहीं जी है, सर, आप ये आ गया जी सर, वो फोल्डर डिफरेंट हो रहा था। सर जी जी ये है फोल्डर। कि अगर, जी सर, अगर हम सर यहाँ से पहले इसको ऐड कर लेना अपना डाटा, अपनी पिक्स को पहले ऐड कर लें जेपीजी फाइल को, उसके जी बाद शेप फाइल बनाए तो फिर ठीक हो जाता है। ठीक हो गया। हाँ, इस तरह बिल्कुल जी इसी तरह सही सही आप कर रहे हैं। जी सर, उसमें जो स्टेप्स लिखे हुए हैं उसमें यह है कि वो पहले वो कहता है कि आप शेप फाइल बनाओ फिर डाटा ऐड करो, इसकी पिक ऐड करो, तो वो जब हम करते हैं तो फिर वो ये पिक जो है ना शो ही नहीं होती, यहाँ पे वाइट स्क्रीन शो होती है, ये एरर आता है। ठीक, वो बेसिकली शेप फाइल जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसके यूनिट्स का भी होता है कि उसके यूनिट आप कौन से सिलेक्ट कर रहे हैं। नीचे जब आप देखते हैं तो मीटर्स में आ रहा है। उसके अलावा उस शेप फाइल में आप जो है कौन सा वो जोन कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, तो शायद उसकी वजह से है। जी सर। चलें, गुड गुड वकार, आपने अच्छी एफर्ट की। और सलमान, आपने भी अपनी तरफ से एफर्ट की। अब दोबारा जो है, अगर आप ये वाला तरीका अडॉप्ट करें तो उम्मीद है कि आपका इशू नहीं आएगा। और किसी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट की हो और उसे कोई चैलेंज आया हो? कोई और स्टूडेंट? चलें, जिसने अटेम्प्ट की है, वेल एंड गुड। दो लोगों ने तो अच्छी, वकार ने तो बेहतरीन अटेम्प्ट की है और उन्होंने जो है लैब को अच्छे अंदाज में परफॉर्म किया है। और स्टूडेंट जिन्होंने अगर नहीं की तो वो दोबारा जो है कोशिश करें। और अगर कोई इशू आता है तो एक दूसरे से आप पूछ सकते हैं, वकार से आप पूछ सकते हैं कि इन्होंने किस तरह इसको कैटर किया है। ये दोबारा क्लास में अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसी तरह सब लोगों के पास सिस्टम जो है वो जिन जिन लोगों के पास अच्छे हैं, i7 हैं, तो वो शेयर कर पाएंगे और उसमें फिर उसे हम देख लेंगे। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली, मेरी स्क्रीन पता नहीं शेयर है आप लोगों से कि नहीं है। सर नहीं है अभी। नहीं है, मैं कर लेता हूँ।
अब आ गई है, आपको नज़र आई है? जी सर, आ रही है ना। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ थोड़ा आगे का भी बताता जाऊँ कि हम इस लेक्चर में इमेज और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि इमेजेस को डाउनलोड आप कहाँ से कर सकते हैं। जिस तरह ये एक सोर्स था टेरा इनकॉग्निटा वाला, इससे भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट सोर्सेज हैं इमेजेस के, और रेजोल्यूशन के हिसाब से डिफरेंट सोर्स से हम देखेंगे कि इमेजेस को किस तरह हम डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर है एक एक्सरसाइज होगी लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन के ऊपर, वो देखेंगे। फिर आगे डिजिटल एलिवेशन मॉडल के ऊपर एक एक्सरसाइज है, वो हम देखेंगे। और आगे इसी तरह 2-3 और एक्सरसाइजेज हैं, वो अगर क्लास की आपकी फीडबैक अच्छी होगी तो एक्सरसाइजेज, नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज हम बढ़ा भी सकते हैं। कम देने का ये मकसद है कि आप जो है एटलीस्ट स्टार्ट करें। ये जो अभी तक जो हमने की है ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इन्हीं बेसिक चीज़ों के गिर्द सॉफ्टवेयर का यूज़ घूमता है। और अगर इन बेसिक चीज़ों को आप बार बार करेंगे तो आपके लिए जो है वो मैप एक्सपोर्ट करना और एनालिसिस करना रिमोट सेंसिंग डेटा पे इजी होगा। इमेज इन्हांसमेंट और इमेज को विजुअलाइज करना और उसकी प्रोसेसिंग जो है वो हम देखेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि कलर का अपना परसेप्शन है, कि कलर को ह्यूमन आई से अगर हम देखते हैं तो उसकी जो है वो इंसान अपने हिसाब से एक परसेप्शन ड्रा करता है। और अगर कलर को हम सॉफ्टवेयर के हिसाब से देखना चाहें या किसी इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से देखना चाहें तो उसके फिर डिफरेंट मीनिंग्स हो जाते हैं। तो कलर परसेप्शन एज ए ह्यूमन या एज ए नेकेड आई जो है वो डिफरेंट है। अगर हम कलर को इन डिटेल देखना चाहें और उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहें तो हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर और उसे हम एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं। उसकी वेवलेंथ हम देखते हैं, उसकी जो है वो स्पेक्ट्रल स्पेशल रेजोल्यूशन को हम देखते हैं, डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं। कलर स्पेसेस की अगर बात की जाए तो उसमें कलर परसेप्शन फिर मॉडलिंग के लिहाज से डिफ़र हो जाता है। डेटा आप डाउनलोड करते हैं किसी सॉफ्टवेयर से या किसी इससे, तो उसमें फिर एक टोटल परसेप्शन चेंज हो जाता है। और वो फिर इस तरह चेंज होता है कि कलर को हम जो है 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कलर स्पेसेस से फिर कहा जाता है। उन 3 कैटेगरीज में RGB, IHS, YMC, ये 3 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। आपका ज़्यादा काम जो है वो RGB से होगा, रेड ग्रीन ब्लू उसे कहा जाता है। और ये प्रिंसिपल ऑफ कलर है, ये परसेप्शन ऑफ कलर है। IHS में ये आप कह लें कि ये भी एक परसेप्शन ऑफ कलर है। इंटेंसिटी, ह्यू एंड सैचुरेशन, ये 3 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है। जिस तरह वो रेड ब्लू ग्रीन कलर के ऊपर है, तो ये सैचुरेशन, इंटेंसिटी और ह्यू 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर ये परसेप्शन डिपेंडेंट है। YMC है फिर येलो मैग्नेटा सियान, ये भी परसेप्शन ऑफ कलर है, जिसमें आप सब्ट्रैक्टिव जो है प्रिंसिपल है कि सब्ट्रैक्शन इसमें की जाती है। तो कलर स्पेसेस के लिहाज से ये 3 परसेप्शंस हैं। और RGB जो है वो उसमें 3 कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। कंप्यूटर या आप टेलीविज़न स्क्रीन पे
जो इमेजेस देखते हैं उसमें ये 3 कलर्स जो है उनका मिक्सचर है, और जब हम इनको अपने हिसाब से देखते हैं और इनकी कम्बिनेशन के दौरान कोई कलर जो है उसमें ज़्यादा उसके जो है वो आप कह लें कि इल्यूमिनेशन ज़्यादा है, किसी को डार्क जो है वो रेड डार्क नज़र आता है, और किसी को जो है वो ग्रीन उसमें कह लें किसी इमेज में डार्क होता है। तो ये परसेप्शन है। और फिर प्रिंसिपल एक है जिसके तहत कलर की स्कीमिंग की जाती है, उसे एडिटिव कलर प्रिंसिपल कहते हैं। आगे एक पिक्चर है जिसमें लाइट्स की बंडल्स हैं, जिसमें हमें रेड ग्रीन ब्लू कलर जो है वो नज़र आते हैं, और वाइट भी उसमें कुछ हद तक शामिल है। इसमें ए और बी में अगर आप देखें, ए और बी का अगर आप कंपैरिजन करें तो उसमें ए एडिटिव है और बी सब्ट्रैक्टिव है। अब एडिटिव में अगर आप देखें तो सभी कलर विजिबल हैं और आपस में उनका रेड ग्रीन और ब्लू का कम्बिनेशन है, और वाइट भी उसमें इनकॉर्पोरेटेड है। जबकि 3 डायमेंशनल में रेड ग्रीन और ब्लू जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम देखेंगे तो उससे, इसमें तो ब्लैक बॉक्स में ये चीज़ें हैं। दूसरे परसेप्शन में हम इन्हें लॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लॉन्ग एक्स एक्सिस कलर्स की सेचुरेशन को स्टडी करेंगे। इसी तरह IHS में हम डेली अगर उसमें बात करें यूज़ में, तो RGB सिस्टम जो है वो डेली लाइफ में हमारा उसका यूज़ कम है। स्पेशलिस्ट या जो रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड लोग हैं वो इस पे काम करते हैं। IHS जो है वो कुछ हद तक आपको डेली इसमें थोड़ा बहुत उसका यूज़ नज़र आता है। अब इसमें इंटेंसिटी जो है वो हमें बताती है कि कलर रेड है, डार्क है। वे जो है ये नेम्स के साथ कलर की नेमिंग है, जैसे रेड ग्रीन येलो ऑरेंज, कोई भी नाम नाम की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और सेचुरेशन जो है वो बताती है कि जी कलर की सेचुरेशन किस हिसाब से है, और किस हुए जो है वो एंगल को भी कह सकते हैं कि जिसमें कलर की डिस्ट्रीब्यूशन या कलर की सेचुरेशन किस एंगल पे शामिल है उस इमेज में। YMC जो है, अब फिर टीवी डिस्प्ले या कंप्यूटर डिस्प्ले, उसके लिए हम RGB यूज़ करते हैं। YMC जो है वो कलर डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ होता है, और इसमें हार्ड कॉपी पे भी आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब कलर्ड इमेज है, ज़रूरी नहीं कि सभी कलर्ड इमेजेस को आप उसमें हार्ड कॉपी में प्रिंट करें। उसको कन्वर्ट करने के लिए, प्रिंट फॉर्म में लाने के लिए आपको कोई ना कोई या तो टूल चाहिए होगा या फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब YMC का प्रिंसिपल जो है वो कलर्ड फिल्टर का प्रिंसिपल है। इसमें फिल्टर लगा के आप कुछ कलर को जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और कुछ कलर को आप हाईलाइट कर सकते हो। इसमें मतलब आप फिल्टर, इसका फिल्टर का यूज़ जो है वो इजीली है। और फिर इसमें ओवरलैपिंग भी की जा सकती है, दो कलर को मर्ज किया जाए, और फिर इससे ये है कि कलर प्रिंटिंग इजीली आप कर सकते हैं। और इसमें वाइट लाइट का भी जो है फिनोमिना है। अगर वाइट लाइट इसमें हो तो डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना आसान हो जाता है। वाइट लाइट को यूज़ करके इन कलर्स को हाईलाइट किया जाता है, और प्रिंटर इस तरह के हैं
जिससे आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। अब विजुअलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें इमेज की स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हैं। उन स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। यहाँ मैं आपको लैंडसेट इमेज की एग्जांपल दूंगा। आगे चूँकि यहाँ इस लेक्चर में चीज़ें अगली लैब्स के साथ जुड़ी हुई हैं। लैंडसेट डेटा डाउनलोड करना, और उस पे जब हम काम करेंगे तो उसमें ये चीज़ें काम आएंगी। आरजीबी जो है वो लैंडसेट डेटा के साथ जुड़ा हुआ है। लैंडसेट डेटा की आरजीबी के अंदर काम करता है, और उसके अलावा उसमें बैंड वाइज प्रॉपर्टीज़ हैं। अब स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ और प्रिंसिपल एप्लीकेशंस हैं उनकी। जिस तरह मैंने कहा, बैंड्स हमने इनिशियली पढ़ा था कि जी डिफरेंट बैंड्स हैं। लैंडसेट के जो मिशंस हैं टीएम या ईटीएम, उसमें 7 बैंड्स हैं। अभी रिसेंटली भी मैं कहीं देख रहा था लैंडसेट का जो है कोई लेटेस्ट एक मिशन रिलीज़ हुआ है, और लैंडसेट की इमेजेस की प्रॉपर्टीज़ और उनका यूज़ मज़ीद इम्प्रूव हुआ है। जो पास्ट में हम यूज़ करते थे उससे उन्होंने अपना जो लेटेस्ट उनका मिशन है उसमें चीज़ें काफ़ी और इम्प्रूव होके आई हैं। अब 7 जो बैंड्स हैं उनमें हर बैंड की अपनी एक वेवलेंथ है और उसकी एक रेंज है। बैंड 1 जो है वो ब्लू कलर में है। अब ब्लू कलर जो है ये मैपिंग, ब्लू जो है वाटर की रिप्रेजेंटेशन है। अगर तो आप वाटर के ऊपर काम कर रहे हो और वाटर को आपने देखना है, या सॉयल और वेजिटेशन में डिफरेंस देखना है, या फॉरेस्ट टाइप का जो है वो डिफरेंस देखना है, तो फिर ब्लू को आप यूज़ करोगे। उसकी वेवलेंथ जो है वो आपके सामने है, 0.45 से 0.52 तक है। दूसरा बैंड जो है वो ग्रीन कलर में है और उसकी 0.52 से 0.6 तक है। अब इस बैंड में हम देखते हैं कि वेजिटेशन की ग्रोथ कितनी हुई हुई है। ये वेजिटेशन की ग्रोथ को, या कोई कल्चरल फीदर्स है, कोई कल्चरल कल्टीवेटेड कोई चीज़ है, उसको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करता है। तीसरा जो है वो रेड में है। रेड बैंड प्लांट्स के अंदर और डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर, या सॉइल की बाउंड्री या सॉइल की जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में अगर आप सॉइल को देखना चाह रहे हैं तो उसमें फिर आप बैंड 3 को इंक्लूड करेंगे। फोर्थ बैंड जो है वो NIR है, नियर इंफ्रा रेड है, और ये उस वक्त यूज़ होगा जब आप वेजिटेशन में बायोमास की प्रॉपर्टीज़ को या क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर आप काम कर रहे हैं। सॉइल इसमें एवापोरेशन या एवापोट्रांसपायरेशन ET को अगर आप डील कर रहे हैं तो फोर्थ बैंड उस वक्त यूज़ होगा। फिफ्थ बैंड जो है वो मिड इंफ्रारेड है। ये फिर वाटर, और वो वाटर जो प्लांट्स के अंदर है उसके ये सेंसिटिव है, और इसको भी ET के लिए आप कह लें कि यूज़ किया जा सकता है। और सिक्स है फिर वो थर्मल इंफ्रारेड है। वो फिर क्रॉप के अंदर आप कह लें कि हीट या इंटेंसिटी, उसको टेम्परेचर इफ़ेक्ट को देखने के लिए शामिल है। और उसके अलावा बैंड 7 जो है वो जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ रॉक की, उसको देखने के लिए ये इस्तेमाल होता है। RGB के तहत अगर हम देखें तो हमें बैंड 3, बैंड 2 और बैंड 1। अब आगे मैं बताऊंगा लेयर स्टैकिंग का एक प्रोसीजर होगा, तो उसके तहत हम लेयर्स को आपस में जोड़ते हैं। तो बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3 को अगर आप जोड़ लें तो भी आपका काम चल सकता है। नॉर्मली बैंड 7
जो है वो आप कह लें, या बैंड 6, एक बैंड इनमें इस तरह का है कि जिसको आप इग्नोर कर दें तो भी आपका प्रोसीजर चल सकता है। अच्छी बात होगी अगर आप सारे बैंड्स को आपस में ज्वाइन करें। अब फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास कंप्यूटर अच्छी उसका नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छी नहीं है, और आप क्विकली रन करना चाह रहे हैं और फ़ौरन देखना चाह रहे हैं कि आउटपुट या एनालिसिस आप फ़ौरन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप जो है वो अपने यूज़ के हिसाब से बैंड्स को स्किप कर सकते हैं। तो इमेज की जब हम बात करते हैं उसमें कलर परसेप्शन है, RGB को हम देखते हैं, रेड ग्रीन ब्लू से ज़्यादा वास्ता पड़ेगा। फिर RGB में भी हम देखते हैं बैंड्स, कौन सा हम सैटेलाइट मिशन उससे डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, और उसमें फिर बैंड वाइज हम देखते हैं कि कौन से बैंड्स यूज़फुल हैं। अब उसके अलावा हम इमेज को विजुअलाइज करने के लिए कुछ उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें आप कह लें कि कुछ डिजिटल नंबर्स या नंबर ऑफ पिक्सेल्स या फ्रीक्वेंसी परसेंटेजेस, या फिर आप कह लें कम्युलेटिव नंबर ऑफ पिक्सेल्स हैं और कम्युलेटिव उनकी फ्रीक्वेंसी की परसेंटेजेस है। उसके हिसाब से हम हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं, और उन हिस्टोग्राम से आगे टेबल आएगी। उस टेबल से हम देख सकते हैं कि हिस्टोग्राम्स का रिस्पांस कैसा है, और हिस्टोग्राम ड्रॉ करके तो इजीली हम देख सकते हैं कि इमेज को हम रीड कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ उसकी। हमें अच्छा जो एनालाइज़र होगा, जो इमेज को यूज़ करने वाला होगा, तो वो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को कंसीडर करेगा। वैसे तो ये अंडरस्टूड होती हैं, जो भी आप डेटा, जिस सोर्स से आप डाउनलोड करते हैं उसका इनिशियली अगर आप मैनुअल पढ़ते हैं, अगर यूज़र जल्दी में है और ब्लाइंडली और क्विकली चाहता है कि जी बस वो ये चीज़ें एक एक डिटेल मुझे ना पढ़नी पड़े और फ़ौरन ही मैं कोई रिज़ल्ट ड्रा करूं, तो उस तरह का यूज़र फिर आखिर में कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है, और फिर उसे ये चीज़ें याद आती हैं। डिजिटल नंबर, उसकी 0 से 255 तक रेंज हमने पहले भी पढ़ी है, और नंबर ऑफ़ पिक्सल उसकी फ्रीक्वेंसी, डिजिटल नंबर DN की फ्रीक्वेंसी, और उसके अलावा ये हिस्टोग्राम की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर टेबल में मैं आपको दिखाऊं तो या तो हिस्टोग्राम आप ड्रा कर सकते हैं, या फिर उसे टेबुलर फॉर्म में आप उसे प्लॉट कर सकते हैं। अब डिजिटल नंबर, जिस तरह मैंने कहा, 0 से 255 तक उसकी रेंज है। नंबर ऑफ पिक्सल, उनकी परसेंटेजेस, कम्युलेटिव नंबर ऑफ पिक्सल, कम्युलेटिव परसेंटेजेस, ये लेयर बाय लेयर गिवन है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, लेयर बाय लेयर गिवन है, और समरी भी आप इसकी देख सकते हैं। हिस्टोग्राम के हिसाब से आप समरी प्लॉट करके तो देख सकते हैं। अब सिंगल बैंड इमेज डिस्प्ले अगर करना चाह रहे हैं, तो सिंगल बैंड इमेज में नॉर्मली जो है ग्रे स्केल या ग्रे शेड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें आप कह लें कि RGB, रेड ग्रीन ब्लू को जोड़ा जाता है, और उसके अलावा आगे एक एग्जांपल, एक फिगर गिवन है जिसमें ओरिजिनल इमेज को यूज़ करके तो बैंड बाय बैंड प्रॉपर्टीज़ को जो हमने टेबल में डिफ़ाइन की हैं उसमें से कुछ सिलेक्ट करके तो हम देख सकते हैं। टेबल अगर मैं आपको दिखाऊं, पहली चीज़ तो ये है कि मल्टी बैंड इमेज है, हमें सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू उससे काम है, तो हमने उनको अलग कर लिया। उसके बाद हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया डिजिटल नंबर की बेस पे कि जी स्ट्रेच अगर हो इमेज में, कोई स्ट्रेच ना हो, लीनियर स्ट्रेच हो या
हिस्टोग्राम स्ट्रेच हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम कंसीडर करें तो फिर किस तरह का जो है हिस्टोग्राम बनता है और किस तरह की प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, और फाइनली हम इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद, इन सभी पैरामीटर को देखने के बाद, अब बात आती है कलर कंपोजिशन की। अगर मैं इसे जूम करके आपको दिखाना चाहूँ तो ये 7 बैंड्स हैं। इन बैंड्स को आप देख सकते हैं कि नेचुरल कलर में 1 जो है वो 1 2 3 बैंड को जोड़ के आप इस तरह इस तरह की इमेज बनती है, और 3 5 2 को अगर वो जोड़ते हैं तो सूडो नेचुरल कलर कंपोजिशन बनती है, और अगर फॉल्स कलर्स को 2 3 4 को आप जोड़ते हैं तो इस तरह की जो है वो कंपोजिट इमेज बनती है। अब कलर कंपोजिशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और हम जो जो हमारे एनालिसिस हैं उसमें इट्स क्लियर के RGB रेड ग्रीन ब्लू और बैंड जो है उनकी या तो सारे आप ज्वाइन कर लें, या कोई फ़िल्टर अगर करना चाह रहे हैं तो इट डिपेंड कि आप किस पर्पज़ के लिए उस इमेज को यूज़ करना चाह रहे हैं, आपका फाइनल गोल या फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसमें कोई ना कोई लेयर आप स्किप भी कर सकते हैं। और जिस तरह यहाँ ये 3 लेयर्स की 3 लेयर्स के की बेस पे इमेज को आपने ज्वाइन किया और इमेज को डिफरेंट कलर्स में कंपोजिट किया, तो इट्स अप टू यू कि आपका फाइनल गोल क्या है। अब ये था इमेज की प्रॉपर्टीज़, और इमेज की अंडरस्टैंडिंग जो है वो, उसमें आप कह लें कि 7 एलिमेंट्स हैं जो इमेज की अंडरस्टैंडिंग में या इंटरप्रिटेशन में काम आती हैं। टोन या हुए, और टेक्सचर, शेप, साइज या उसका पैटर्न, साइट जिधर से ये इमेज ली गई है। अब वो 7 चीज़ें, टोन जो है वो ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट करती है ब्लैक एंड वाइट इमेजेस में, और हुए जो है वो कलर बताता है, या एंगल जो है वो बताता है, और इसका अपना इंटेंसिटी हुए IHS सिस्टम है। उसके अलावा टेक्सचर रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो उसमें टोनल चेंजेस हैं, टोन्स वेरी करते हैं, और उससे इमेज जो है वो भी वेरी करती है। जब आप इमेज को डाउनलोड करते हैं तो उसमें इमेज की इंटरप्रिटेशन के वक्त, लेयर्स को ज्वाइन करते वक्त यूज़र गलतियां करता है। तो ये सारी चीज़ें इमेज की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसमें शेप है, शेप भी जो है वो आप कह लें कि उसकी टेरन या करेक्टरिस्टिक्स पे उसका इम्पेक्ट है, और हाइट है। उसके अलावा साइज़ ऑब्जेक्ट का जो है वो भी इन पैरामीटर्स में आता है, उन 7 पैरामीटर्स में। और फिर पैटर्न्स हैं उसके, टेक्सचर है, और मेन जियोग्राफिकल लोकेशन या साइट जो है वो, और फिर फाइनली जब आप कंबाइन करते हैं तो उससे फिर इमेज की प्रॉपर्टीज़ या इमेज की फंक्शंस आपके समझ में आते हैं। अब ये तो इमेज डाउनलोड करना, इमेज की लेयर्स को या RGB की बेस पे या IHS की बेस पे इमेजेस की लेयर्स को आपस में ज्वाइन करके डिजिटल इमेज जो है वो आपने फ़र्ज़ करें बना लिया डाउनलोड करके। अब उसका प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग में डिफरेंट प्रोसीजर्स आ सकते हैं। फॉर्मेटिंग और करेक्टिंग शामिल है, इमेज इन्हांसमेंट है, और इमेज विजुअलाइजेशन के लिए इमेज इंटरप्रिटेशन की टेक्निक्स हैं, फिर क्लासिफिकेशन है। तो ये सारी चीज़ें एक तो डिपेंडेंट हैं आपके कंप्यूटर के ऊपर, और दूसरा ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि यूज़र
को कितना नॉलेज है। अब हम इमेज फॉर्मेटिंग की अगर बात करें तो उसमें या इमेज कुरेक्शन में, इमेज आपने डाउनलोड कर लिया, आपको किस फॉर्म में चाहिए, टिफ में चाहिए, शेप फाइल में चाहिए, पीएनजी में चाहिए, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। आप हर उस पे जीआईएस में तो चलो आप कह लें टिफ का ज़्यादा यूज़ है, शेप फाइल का ज़्यादा यूज़ है। जीआईएस इनकॉर्पोरेटेड डेटा अगर किसी मॉडल के साथ आप वो करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसमें फॉर्मेटिंग डिफ़र कर सकती है। फिर है कि जी डेटा में कुरेक्शन अगर आपने करनी है, कुरेक्शन में भी कई वो आ सकते हैं कि रेजोल्यूशन का कोई इशू है, क्लाउड रिमूवल है, कुरेक्शन, इमेज कुरेक्शन का अपना एक चैप्टर है। मतलब वो आप डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपके यूज़ के ऊपर है, एज ए यूज़र आप उसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो उसी तरह से कुरेक्शन का भी जो है काफ़ी मेथड्स हैं जो इमेज कुरेक्शन के लिए। फिर इमेज इन्हांसमेंट है, विजुअलाइजेशन उसकी इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अच्छे अंदाज में उसे देखना चाह रहे हैं, विजुअलाइजेशन की इंटरप्रिटेशन जो है वो भी इम्प्रूव की जा सकती है। क्लासिफिकेशन अगर उसकी करनी है तो वो फिर उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। अब रिमोट सेंसिंग इमेजेस को जो है वो प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी है कि उसका डिजिटल फॉर्मेट, डिजिटल प्रॉपर्टीज़ उसकी जो है वो प्रॉपर तरीके से उसे किसी यूएसबी में या किसी डिस्क में आप उसे अच्छे अंदाज से जो है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़, जिस तरह सोर्स से उसे आपने डाउनलोड किया तो उसी तरह आप उसे जो है नॉर्मली जिप फॉर्म में यूएसजीएस वाले आपको इमेजेस भेजते हैं। अब उस जिप को आपने कहीं एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने के बाद आप वो जिप नहीं उठा रहे, आप जस्ट उस फोल्डर में उस फोल्डर को कॉपी कर रहे हैं, और फ़र्ज़ करें कि हरी में कॉपी करते हुए उस फोल्डर में जस्ट एक कोई टेक्स्ट फाइल या कोई भी शॉर्ट फाइल मिस हो गई, तो वो फिर आगे आपको उसके इस्तेमाल में मसाइल आएंगे। और ऑल्दो वो या तो प्रोसेस होगी नहीं, या अगर प्रोसेस हो भी गई तो किसी न किसी स्टेज पे जाके आपको एरर आएगा, और वो एरर ऐसा होगा कि उसमें आपका काफ़ी टाइम ज़ाया होगा। इसीलिए डिजिटल इमेज की ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में जो कॉमन मेथड्स हैं, जो कॉमन फंक्शंस हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इमेज डाउनलोड के लिए टेरा इनकॉग्निटा आपके पास अवेलेबल है, उसको यूज़ करके, और उसमें ये फिर प्रोसेसिंग, इमेज इन्हांसमेंट आप देखें कि ये क्या है, और इमेज इन्हांसमेंट किस तरह से की जा सकती है। प्री प्रोसेसिंग में तो जिस तरह हमने कहा कि आरजीबी हम कंसीडर करेंगे, और प्री प्रोसेसिंग में डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, वो आप कर सकते हैं, और वो सारे प्री प्रोसेसिंग के प्रोसीजर करके इन्हांसमेंट उसकी देख सकते हैं, उसे किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और क्लासिफाई भी कर सकते हैं, क्लासेस उसकी बना सकते हैं। और क्लासिफाइंग के मेथड्स हैं जो हम अगले आने वाले लेक्चर्स में इन डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ शायद उसका कुछ एक आध नाम आ जाए या कोई डिटेल आ जाए। प्री प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो उसमें डेटा एक्सट्रैक्शन है। डेटा से जो है वो एक इमेज तो है, लेकिन उस इमेज से आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो आप किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे, और फिर उसमें कुरेक्शंस, रेडियोमेट्रिक कुरेक्शंस भी करनी पड़ सकती हैं, जियोमेट्रिक कुरेक्शंस भी करनी पड़ सकती हैं। रेडियोमेट्रिक कुरेक्शंस की अगर हम बात करें तो रेडियोमेट्रिक कुरेक्शंस की एरर जो है वो आ सकती हैं सेंसर की वजह से। सेंसर की वजह से अनवांटेड एरर्स आ सकते हैं, या एटमॉस्फेयर की वजह से जो है नॉइज़ेस हैं, और या फिर डेटा को आप कन्वर्ट करते हैं तो उस कन्वर्जन में भी आपको
रेडियोमेट्रिक एरर से वास्ता पड़ सकता है और रेडियोमेट्रिक करेक्शंस करनी पड़ सकती हैं। फिर जियोमेट्रिक करेक्शंस भी हैं जिसमें जियोमेट्रिकल एरर्स आ सकते हैं। बाज़ औक़ात चूँकि ये डिफरेंट इमेजेस जुड़ी हुई होती हैं तो सिनेरियो आप डिपेंड करता है कि लेट लॉन्ग आपका जो है वो एक इमेज में ना हो और डिफरेंट इमेज में हो, या दो इमेजेस में कुछ पार्ट हो और तीसरे में उसका थोड़ा सा पार्ट हो, तो उस थोड़े से पार्ट के लिए आप जो है फ़र्ज़ करें उसको स्किप करते हैं तो वो फिर उसके लिए दोबारा आपको जियोमेट्रिक करेक्शंस करनी पड़ती हैं। इमेज इन्हांसमेंट का बेसिक पर्पज़ यही है कि जी आप जो है इमेज की अपीयरेंस को इम्प्रूव करें, उसकी विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव करें और इसमें कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग जो है या टोनल डिस्टेंस ये शामिल हैं। ये स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल पैटर्न जो है वो देने के लिए इमेज इन्हांसमेंट किया जा सकता है। इमेज ट्रांसफॉर्मेशन में आप इमेज को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको कंबाइन कर सकते हैं, स्पेक्ट्रल बैंड्स को कंबाइन कर सकते हैं, उसमें फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं। आप इमेज को, दो इमेजेस को आपस में ऐड कर दें, एडिशन उनकी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट कर दें, या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन भी किसी फैक्टर के साथ अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो भी, या उसके किसी प्रॉपर्टीज़ के साथ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और इमेज की ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी इन सब स्टेप्स में आपको कुछ चाहिए तो आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक मैं दोबारा आपसे पूछ लेता हूँ कि 20 स्लाइड्स में हमने क्या पढ़ा है, कोई स्टूडेंट बता सकता है? मैं स्लाइड बाय स्लाइड ओपन भी करता जाता हूँ, कोई स्टूडेंट रिपीट कर दे एक दफ़ा ताकि जो सोए हुए हैं वो जाग जाएं। जी, कोई वॉलंटियर? आपको आवाज़ मेरी नहीं आ रही या बताना नहीं चाह रहे? आवाज़ आ रही है आपको? यस। चलें, कम से कम आपने इतना बता दिया कि आवाज़ आ रही है। लेक्चर का अगर बताना चाहते हैं जितना एक पढ़ा है और आपको भी समझ आई है तो जैसे सबसे पहले ये कि परसेप्शन ऑफ कलर है, मतलब अगर जो ह्यूमन आई से देखते हैं तो उसमें परसेप्शन डिफरेंट होता है कलर का, पर अगर हम ये किसी सॉफ्टवेयर में देखते हैं तो वो डिफरेंट होता है। मतलब वो फॉर एग्जांपल कलर फोटोग्राफी या टीवी में या प्रिंटिंग में जो उसका कलर होता है, उसे आई की सेंसिटिविटी बताई हुई है कि 400 to 700 नैनोमीटर होती है। उसके बाद से कलर स्पेसेस हैं, वो ट्राई स्टिमुलर मॉडल्स एक्सेप्ट करता है। 3D मॉडल्स या 3D स्पेसेस होती हैं। इसमें RGB है, हमारे पास IHS है, YMC है। RGB जो है हम वो मोस्टली यूज़ करते हैं, रेड ब्लू ग्रीन। ठीक हो और गया। सर इसके बाद RGB जो इसके ये इनपुट्स होते हैं कलर्स इसके जो हम इनपुट करते हैं रेड ब्लू और ग्रीन, और इससे हम डिफरेंट कलर्स बनाते हैं। जो सेंटर में वाइट कलर होता है, उसके बाद इनकी रेशियो सेट करते हैं कि हमें अगर येलो लेना है तो हम रेड कितना यूज़ करेंगे और ब्लू कितना यूज़ करेंगे, या जो दूसरा कलर है ग्रीन। उसके ठीक हो बाद गया। इसकी जो प्रिंसिपल इसका है वो एडिटिव कलर स्कीम है। उसके बाद ठीक। IHS में सर हम रिमोट सेंसिंग के पीपल होते हैं वो यूजली इस पे वर्क करते हैं। उसके बाद सर इसकी इंटेंसिटी बताती है कि डार्क कलर है या लाइट कलर है, उसके जो हुई है वो रिप्रेजेंट नेम करता है, या एंगल ऑफ कलर सेचुरेशन बताता है हमें। और जो ठीक हो गया। सेचुरेशन है वो हमें कलर बताती है कि किसके अकॉर्डिंग सेचुरेशन हुई हुई है कलर्स की। ठीक हो उसके गया। बाद सर YMC जो है, इसमें ये यूजली कंप्यूटर टीवी और उसमें टीवी वगैरह में यूज़ होता है। इसमें हम हार्ड कॉपी मतलब इसके प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद ठीक हो इसके
फिल्टर्स होते हैं सर इसके अंदर, ताकि हम हाईलाइट कर सकें कोई भी फिल्टर जो हमने यूज़ करना है। ठीक हो गया। उसके बाद सर इसके अंदर विजुअलाइजेशन के अंदर जो है सर, हम इसके अंदर स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन देखते हैं। वो ये जो स्क्रीन पे शो हो रही है ये लैंडसेट की है, इसके अंदर बैंड होता है, वेवलेंथ्स होती हैं और प्रिंसिपल एप्लीकेशन इसकी हैं। उससे यूजली हम 6 और 7 जो है वो मतलब लीव कर सकते हैं, मतलब नॉर्मली इग्नोर कर सकते हैं, पर बेटर है कि अगर हम सारे बैंड्स यूज़ करें। ठीक हो गया। उसके बाद सर विजुअलाइजेशन करेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर सर हिस्टोग्राम होता है, इसके अंदर इसका नंबर होता है, नंबर ऑफ पिक्सेल्स होते हैं, परसेंट होता है, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ पिक्सेल्स होते हैं, और उसके बाद सर क्यूमुलेटिव परसेंट होते हैं। ये टोटल एक समरी बता देता है हमें कि मतलब कौन सा हम डाटा, कौन से इमेज डाटा हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी एक ठीक हो समरी। गया। यस सर। उसके बाद सिंगल बैंड इमेज डिस्प्ले है सर, इसके अंदर ग्रे शेड या ग्रे स्केल यूजली हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। और RGB जॉइंट्स मतलब इसके अंदर मतलब इंक्लूड होता है। RGB जो हमने पीछे स्पेस पड़ी थी, 3D स्पेसेस जो होती हैं RGB की, वो यूज़ ठीक हो होती हैं। उसके बाद सर कलर कंपोजिट्स में हमारे पास 3 बैंड्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बैंड्स होते हैं, उसको लेयर्स में लेकर आते हैं। ठीक हो गया। और तो उसके बाद इमेज का अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन है। तो इसके अंदर टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं। टोन होता है, टेक्सचर होता है, शेप होता है, साइज, साइट और पैटर्न और एसोसिएशन है। सर जो टोन है वो हमें रिलेटिव ब्राइटनेस वगैरह बताता है, इसकी ब्राइटनेस वगैरह कितने, टोनल चेंज बताता है हमें। और सर इसके बाद इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो है, जो टेक्सचर है वो हमें बताता है कि वो कोर्स है और कोर्स है, फाइन है या स्मूथ है। उसकी फ्रीक्वेंसी, टोनल चेंज की फ्रीक्वेंसी बताता है हमें टेक्सचर। ठीक हो गया। और उसके बाद सर शेप जो है वो हमें टेनन वगैरह बताती है, हाइट वो जो साइज़ है वो हाइट वगैरह, और जो साइट है वो जोग्राफिकल लोकेशन वगैरह बताती है हमें इसकी ठीक हो डाटा गया। की, इमेज डाटा की। और सर उसके बाद पैटर्न और एसोसिएशन है, मतलब वो पैटर्न बताता है उसको। ठीक हो गया। गुड हो गया। तो उसके बाद और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है, जी। इसके अंदर हम फॉर्मेटिंग या करेक्टिंग वगैरह देखते हैं, विजुअलाइजेशन या एनहेंसिंग ऑफ डाटा, इमेज डाटा वो देखते हैं। इसके कॉमन फंक्शंस हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। प्री प्रोसेसिंग है, इमेज एनहेंसमेंट है, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन है, इमेज क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस है। ठीक हो गया। अब सर हमने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब पहले प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, इसके अंदर डाटा एक्सट्रैक्शन होते हैं। इसके अंदर 2 तरह के करेक्शंस होती हैं, रेडियोमेट्रिक और ज्योमेट्रिक। उसके ठीक अंदर हो। जो रेडियोमेट्रिक है उसमें एरर जो है वो बाय सेंसर आ सकता है या बाय एटमॉस्फेरिक, मतलब एटमॉस्फेयर से भी किसी चीज़ का एरर आ सकता है। और जो ज्योमेट्रिकल एरर है उसके अंदर एरर आता है अर्थ ज्योमेट्रिक वेरिएशन से आता है। इसके अंदर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो वेरिएशंस होती हैं उसकी वजह से आता है। ठीक हो गया। इमेज ट्रांसफॉर्मेशन और एनहांसमेंट भी हमने पढ़ा था। ये अब इमेज इम्प्रूव करते हैं, उसको टोनल और कंट्रास्ट वगैरह चेक करते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। थैंक यू जवाद। आगे जो है इमेज क्लासिफिकेशन और एनालिसिस के ऑपरेशंस हैं। क्लासिफिकेशन जो है वो मल्टी चैनल्स डेटा सेट से हम कर सकते हैं। ए और बी, जिस तरह ये 2 फिगर्स हैं, इनको प्रोसेस करके आप जो है वो इमेज को क्लासिफाई कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे और ब्राइटनेस की बेस पे। आप कलरलेस इमेज जो है इनिशियली और बी में आप देख रहे हैं कि उसकी डिफरेंट अप्रोचेस और डिफरेंट प्रोसीजर से गुजरने के बाद उसकी शेप इस तरह की हुई है। नॉर्मली सुपरवाइज और अनसुपरवाइज हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। प्री प्रोसेसिंग है इमेज का। इमेज प्री प्रोसेसिंग जो है उसमें रेडियोमेट्रिक करेक्शंस हैं, सेंसर से रिलेटेड करेक्शन हैं जो हमने इनिशियली पढ़े थे, और मोज़िक जो है मल्टीपल इमेजेस को आप सिंगल इमेज में ज्वाइन करते हैं तो उसको मोज़िक ऑफ इमेज कहते हैं। डिफरेंट फ़र्ज़ करें, एक सीन है, आपने लैंडसेट से उसे डाउनलोड किया, उसके अंडर कोई कह लें कि 8 इमेजेस हैं, 5 इमेजेस हैं, उन सबको फाइनली आपने ज्वाइन करके
एक ही इमेज में कन्वर्ट करना है, तो उसको मोज़ेक ऑफ द इमेजेस कहते हैं। और उसमें 4-5 जितनी भी इमेजेस हैं उनको आप आपस में ज्वाइन करते हैं। अगर तो आपका सर्च वाला ऑप्शन काम करता है आर्कमैप का, तो उसमें मोज़ेक आप लिखते हैं तो आ जाएगा। अदरवाइज सिंपली गूगल या यूट्यूब पे करें हाउ टू मोज़ेक इमेजेस, तो वो भी बता देगा। उसके अलावा जियोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जिसमें ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स हैं, जीसीपीज़ शामिल हैं। अब ये ए और बी दो इमेजेस हैं। ए में आप कह लें कि 4 पॉइंट्स हैं और बी में भी 4 पॉइंट्स हैं, तो उनकी आपस में हमने रिलेशन देखना है और इमेज टू मैप जो है उनको आपस में ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट से रिलेट करना है। तो ये बेसिकली इसलिए किया जाता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन में ये प्रोसेस आता है। और आगे फिर इसकी जो है वो डिटेल्स हैं कि आप इमेज को जो है रीसैम्पलिंग अगर करनी पड़ जाती है, या आप कह लें कि इमेज का जो है वो इंटरपोलेशन है, दो इमेजेस में इंटरसेक्शन या इंटरपोलेशन है, तो उसको किस तरह से किया जा सकता है। और ये फिर इमेज इन्हांसमेंट और हिस्टोग्राम जो हमने पहले पिछली इसमें पढ़ा था, तो उसकी कुछ डिटेल्स हैं और उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन है, ये आपके पढ़ने के लिए है। इमेज ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अगर इस देखा जाए कि इमेज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कहाँ है, तो NDVI या AVHR का डेटा जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें वेजिटेशन कंडीशंस का ज़्यादा वो है, वेजिटेशन के ऊपर बात होती है, तो उसमें फिर इमेज ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसीजर जो है वो उसका ज़्यादा यूज़ है। अब रिमोट सेंसिंग डेटा की प्रोसेसिंग और एनालिसिस की अगर बात की जाए, तो उसमें एटमॉस्फेरिक करेक्शन है, रेडियोमेट्रिक करेक्शन है और जियोमेट्रिक करेक्शन है। ये हमने पीछे पढ़ा है। अब यहाँ हम थोड़ा सा उसको इमेजेस की फॉर्म में देखेंगे। 5-1 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं और 4:15 बजे फिर मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा।
जी स्लाइड्स आ रही है नज़र? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। आगे हम देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग डेटा प्री प्रोसेसिंग में ऑटो एटमॉस्फेरिक करेक्शन, रेडियोमेट्रिक करेक्शन और जियोमेट्रिक करेक्शन से क्या मुराद है। एटमॉस्फेरिक करेक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें एटमॉस्फेयर की वजह से, जैसे क्लाउड्स का कह लें, हेज़ का कह लें, कोई इस तरह की चीज़ अगर शामिल है तो उसे आप जो है करेक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। स्पेशली स्मॉल हेज़ को जो है आप रिमूव कर सकते हैं, उनके इम्पैक्ट इफ़ेक्ट को जो है एटमॉस्फेरिक करेक्शंस में कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है रेडियो में, अब ये इमेजेस हैं, आप देख रहे हैं कि क्लाउड है, क्लाउड रिमूव किया तो इमेज करेक्ट होके इस तरह आई। अब रेडियोमेट्रिक जो है वो कुछ करेक्शंस हैं जिसमें इमेज की जो है वो आप कह लें कि क्लैरिटी नहीं होती, तो रेडियोमेट्रिक करेक्शन से भी आप इमेजेस को क्लियर कर सकते हैं। फिर है जियोमेट्रिक करेक्शन। जियोमेट्रिक करेक्शन जो है वो अर्थ रोटेशन की वजह से जियोमेट्रिक एरर्स शामिल हैं। उसमें सैटेलाइट जो है वो अर्थ की रोटेशन है तो उस वजह से शामिल हैं। अब इनको जियोमेट्रिक करेक्शन को या तो आप सैटेलाइट हेडर फाइल यूज़ करके, जिसमें आप कह लें कि जीपीएस के ज़रिए करेक्शन की जा सकती है, एक इमेज को दूसरी इमेज के ऊपर लेके इमेज टू इमेज जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इमेज से जो है वो मैप प्रिपेयर करके भी इस तरह की ज्योमेट्रिक करेक्शन की जा सकती हैं। या मैनुअली आप कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनके जीसीपीज़ या ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स, जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़े हैं, तो वो पॉइंट मैनुअली आप एडजस्ट करके, अगर आपको लेट लॉन्ग और सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है तो जियोमेट्रिक करेक्शन आप कर सकते हैं। तो इस इमेज में देखें कि सैटेलाइट डायरेक्शन और अर्थ की रोटेशन की वजह से इमेज कुछ इस फॉर्म में है। जियोमेट्रिकली उसे जब करेक्ट करते हैं तो वो फिर इमेज इस तरह करेक्ट होके आती है। और विजुअल इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो वो RGB हमने देखा 321, वो बैंड कम्बिनेशन के ऊपर है। डिफरेंट बैंड से आप विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे RGB में 3 to 1 बैंड कलेक्ट किया, इमेज की विजुअलाइजेशन इस तरह होगी। अगर आप 543 करते हैं तो मज़ीद जो है वो क्लैरिटी आएगी। और अगर फिर आगे जाके आप जो है 432 करते हैं तो उससे बैंड कम्बिनेशन से इस तरह की शेप बनेगी। और विजुअल इंटरप्रिटेशन में 541 अगर आप करते हैं तो वो फिर इस तरह की विजुअलाइजेशन आपको नज़र आएगी। तो विजुअल इंटरप्रिटेशन जो है वो सारे बैंड्स ही अगर ज्वाइन किए जाएं और वेट किया जाए तो अच्छा है। उसके अलावा हम NDVI एल्गोरिदम्स हैं डिफरेंट, उनको यूज़ करके भी हम करेक्शन कर सकते हैं। NDVI की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, ये लो रिफ्लेक्टेंस जो है इसमें रेड कलर की है और हाई रिफ्लेक्टेंस इसमें इंफ्रारेड बैंड को आप रखते हैं, क्योंकि आप वेजिटेशन को देखना चाह रहे हैं। तो दो बैंड्स को आप जो है उसमें यूज़ करते हैं। जनरली इसका फार्मूला जो है वो इंफ्रारेड में से रेड माइनस डिवाइडेड बाई इंफ्रारेड प्लस रेड, उसका जो है वो उस पर डिवाइड कर दें और वैल्यू जो है वो +1 से -1 तक आती है। नोवा AVHR में जो है और लैंडसेट में, एक्नोज में, क्विकवर्ड में, तो ये फिर फार्मूलाज हैं जिससे NDVI की वैल्यू आप बैंड्स को
एक बैंड को दूसरे बैंड से सब्ट्रैक्ट कर दें और फिर उसी बैंड को दूसरे में ऐड करके इनको आपस में डिवाइड कर लें, तो उससे आप जो है वो NDVI निकाल सकते हैं। NBR है नॉर्मलाइज्ड बोरॉन रेशो, वो भी कुछ सिलेक्टिव बैंड्स हैं, और बैंड 4 और 7 का जो है वो प्लस करके और माइनस करके एवरेज लें, तो वो फिर इससे ये रेशो बनती है, और इससे हमें पता चलता है कि जी फोटोसिंथेटिकली जो है वो वेजिटेशन की बर्निंग, ये बेसिकली वेजिटेशन की प्रॉपर्टीज़ को देखना अगर चाहें आप, तो NDVI और NBR को यूज़ किया जाता है। अब वो NDVI की एक एग्जांपल है कि जी -1 से +1 है, -1 की वैल्यू 0 है, प्लस की जो है वो 255 है, 8 बिट इमेजेस की अगर बात करें। और वेजिटेशन इंडेक्स मैप फिर जो है वो इस तरह आप बना सकते हैं, और इसमें फिर नीचे इंडेक्स हाई और लो डिफरेंट कलर्स में है। और उसके अलावा सरफेस टेम्परेचर को भी देखा जाता है। NDVI में जो है कुछ जो है वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जो सेंसर कैरी करते हैं, तो उससे थर्मल बैंड भी जो है वो टेम्परेचर भी रिकॉर्ड होता रहता है। तो ये बैंड जो है वो टेम्परेचर डिफरेंसेस आपको बताता है। NDVI जब आप देखते हैं तो उसमें इस बैंड की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। लैंडसेट के ETM और ETM प्लस बैंड्स जो हैं वो उसमें ये सरफेस टेम्परेचर के लिए थर्मल बैंड शामिल है, और उसकी फिर जो है वो अर्बन या फॉरेस्ट या बेयर लैंड के लिए उसका पैटर्न ग्राफिकली ये आपके सामने है। ये फिर आपकी असाइनमेंट 2 में जो है 5 तक 2 हफ्ते आपके पास हैं। आपने देखना है कि सैटेलाइट इमेजरीज कहाँ कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें क्या उनके पर्पसेस हैं। मल्टीपर्पज़ इमेजेस जो है वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम अगर यूज़ करना चाहें तो एक शॉर्ट आपने उस पर नोट लिखना है। उसके अलावा हर वेरिएबल जैसे एवापोट्रांसपायरेशन, एवापोरेशन या जो है वो प्रेसिपिटेशन, उसके लिए मिशंस हैं, सैटेलाइट इमेजरीज अवेलेबल हैं, तो आप बताएंगे डिफरेंट वेरिएबल के एतबार से। अगर हम प्रेसिपिटेशन को ही कंसीडर करें कि दैट्स आवर वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, तो आप बताएंगे कि हम प्रेसिपिटेशन को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, कितने इसमें जो है वो ग्लोबल भेजे गए हैं, और उनकी स्पेशल और टेम्पोरल रेजोल्यूशन क्या है, कौन कौन से मिशन हैं, और उसमें जो प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट की हम मर्जिंग की बात करें, सैटेलाइट प्रोडक्ट की मर्जिंग से क्या मुराद है, ये आप प्रिपेयर करेंगे। और उसके बाद जो है इस पे थोड़ा बहुत मैं भी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। बेसिक इसका मकसद ये है कि प्रेसिपिटेशन डेटा अगर किसी स्टूडेंट ने डाउनलोड करना है तो उसको नो हाउ हो। उसमें 7-8 मिशंस हैं प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड, और वो अब आप देखेंगे पहला जो है TRMM है। उसके अलावा बाकी आप देखेंगे कि उनकी स्पेक्ट्रल और स्पेशल और रेजोल्यूशन क्या है, 0.5, 0.05 और 9070 या 1994 से ऑनवर्ड अब तक अवेलेबल हैं, वो आपने देखने हैं। और फिर मर्जिंग डिफरेंट प्रोडक्ट को मर्ज करके, तो सैटेलाइट जो है वो डेटा मर्ज्ड डेटा भी अवेलेबल है, तो वो मर्जिंग का आपने बताना है, और मर्जिंग के लिए कौन से मेथड सूटेबल हैं। ये आपकी असाइनमेंट 2 है। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
चले, आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसे LMS पे मैंने अपलोड कर दिया है, और टीम्स में भी फाइल सेक्शन में ये लेक्चर अवेलेबल है। आपकी मैं क्लास की जो है वो अटेंडेंस आपकी देख लेता हूँ। सर एग्जाम्स का कोई आइडिया है? एक वो नोटिफिकेशन से था कि 20 मई से शायद होंगे मिड वगैरह। नहीं, एग्ज़ाम से रिलेटेड अभी तक हमें कोई चीज़ नहीं कन्वे की गई। ठीक है। इसमें आप लोग टोटल जो है वो देख लेता हूँ। रजिस्टर्ड 16 लोग हैं मेरे पास, आप 15 हैं। कौन एब्सेंट है? अजहर खान प्रेजेंट है? मोहम्मद अजहर खान, कोई इस नाम का स्टूडेंट है? यही फिर एब्सेंट है। जौहर अली, मोहम्मद राशिद, कमर नियाज। कमर नियाज मोहम्मद राशिद प्रेजेंट है। ठीक हो, चले मैं नाम आपके लेता जाता हूँ, क्योंकि जौहर अली प्रेजेंट है, मोहम्मद राशिद प्रेजेंट है, कमर नियाज जी सर। अच्छा प्रेजेंट है, गुड। और जाहिद हुसैन, प्रेजेंट सर। मुहीक खालिद, प्रेजेंट सर। ठीक हो गया। मोहम्मद वकार सलीम, प्रेजेंट सर। सलमान अहमद, सलमान प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। आयशा नूर, प्रेजेंट सर। इकरामुल्लाह खान, प्रेजेंट सर। अनिका मुर्तज़ा, प्रेजेंट सर। जवाद सलीम, प्रेजेंट सर। उमरान अहमद लहरी, प्रेजेंट सर। अमजद हुसैन, प्रेजेंट इकरमा शफीक, इकरमा इकरमा नहीं है। और कलीमुल्लाह, प्रेजेंट सर। ठीक हो गया। चलें जी, आज की क्लास फिर हमारी यहाँ तक। और आप लोग जो लैब एक्सरसाइजेज फाइल सेक्शन में अवेलेबल हैं उसकी प्रैक्टिस करें। और सर LMS पे जी, सर इकरमा प्रेजेंट है, उनका माइक नहीं काम कर रहा। चले मैं देख लेता हूँ, उनको प्रेजेंट कर लेता हूँ। क्या ख्याल नहीं डाला है, ये क्वांटिटी आपने लेक्चर की है। हाँ, ये मैंने इधर रिलीज कर दी सर। इसको फिर सेट कर, कोई बात नहीं। तो यार ये डायरेक्टर के दफ्तर घर के सामने वाला है या ये आरामी देखा ना मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हम यार ये हम कहेंगे ना विदहेल्ड है। अटेंडेंस जो है वो दोबारा देख लेता हूँ।
ठीक है, अभी सिर्फ मोहम्मद अजहर खान एब्सेंट है, बाकी सारे प्रेजेंट हैं। इकरमा प्रेजेंट है, सिर्फ मोहम्मद अजहर खान जो है वो एब्सेंट है। ठीक हो गया, फिर आज की क्लास हमारी यहाँ तक। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। इकरमा शफीक प्रेजेंट सर। जी जी, इकरमा आपकी मैंने प्रेजेंट लगा दी। थैंक यू सर।